बात आगे ले चल रहा हूं। सेकेंड फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर रहा हूं। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, वेयर आर एटीपी एंड NADPH2 यूज्ड। लाइट फेज में इंसिडेंट लाइट एनर्जी को पिगमेंट ने ट्रैप किया, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 के पिगमेंट ने ट्रैप किया और जो है प्रोसेस किया, जो है बनाया एटीपी NADPH2। ये हिल्स के रिएक्शन में या केमियोस्मोटिक थ्योरी के लैंग्वेज में भी जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ब्रेकिंग से बना एटीपी और NADPH2 कहां यूज होगा। So where are ATP and NADPH2 used का आंसर है in dark phase। Where are ATP and NADPH2 which are formed in light phase get used, which are formed in light reaction get used, तो आंसर है dark phase। आंसर है लाइट इंडिपेंडेंट फेज में, आंसर है बायोसिंथेटिक फेज में, आंसर है ब्लैकमैन रिएक्शन में, आंसर है कार्बन साइकिल में यूज होगा। वेयर आर एटीपी एंड NADPH2 यूज्ड। इस क्वेश्चन से डार्क फेज चालू हो रहा है, डार्क रिएक्शन चालू हो रहा है, ब्लैकमैन रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, बातें स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझिएगा। सो मैंने यहां पर क्वेश्चन रखा आपके सामने जो है दैट वेयर आर ATP एंड NADPH2 यूज्ड। वेयर आर ATP एंड NADPH2 यूज्ड। दिस क्वेश्चन इट सेज इन डार्क रिएक्शन या इन डार्क फेज। तो इसी सेम क्वेश्चन को हेडिंग में अगर हम मेंशन करना चाहे तो डार्क फेज नाम दे सकते हैं या डार्क रिएक्शन नाम दे सकते हैं, डार्क रिएक्शन नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन के साथ हेडिंग दोनों एक साथ चल रहे हैं, बात आगे ले चल रहा हूं। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, इन डार्क फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिमिलेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिमिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। डार्क फेज में या डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। डार्क फेज या डार्क रिएक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि ये रिएक्शन डार्क में होंगे, देयर इज नो, वी कैन से इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टर्म, फिर भी रखते हैं, थोड़ा सुनिएगा। डार्क फेज और डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन दैट process occurs in dark या in night, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सुनिएगा, process of dark reaction is not directly depend on light. Instead it is depend on products of light या light phase, products of light या light phase, light reaction। लो आंसर मिल गया। वेयर आर ATP एंड NADPH2 यूज्ड। ATP और NADPH2 ही है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट फेज, तो यूज कहां होने वाले हैं, डार्क रिएक्शन में। सो मैंने यहां पर बोला इन जो है ऐसा मेंशन करते हैं, ATP एंड NADPH2, ATP and NADPH2 are used in
in reduction of carbon dioxide into glucose in dark reaction, where are ATP and NADPH2 used, ATP and NADPH2 used in dark reaction. इन डार्क रिएक्शन एटीपी और NADPH2 का काम क्या होगा, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होने वाला है। एटीपी और NADPH2 का काम है रिड्यूस करना या एसिमिलेट करना कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। बात आगे बढ़ रही है, थोड़ा समझिएगा। क्या ऑल द प्लांट्स सेम मैनर में एटीपी और NADPH2 का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, एसिमिलेट करेंगे ग्लूकोज में? क्या ऑल द प्लांट्स एक ही मेथड के थ्रू फूड या ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, या वेरिएशन है फूड सिंथेसिस प्रोसेस का? फूड सिंथेसिस प्रोसेस जैसे ही बोला जाए समझ जाइएगा डार्क रिएक्शन या डार्क फेज। बात स्टार्ट हुआ 1955 से, स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं मैं 1955 से। मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट, जिनका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यूज होता है, मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट ने इनके साथ बेंसन, मेल्विन कैल्विन एक नाम है और इनके साथ बेंसन और भी बहुत सारे कोवर्कर थे। इन्होंने सेनेडेस्मस और क्लोरेला ग्रीन एल्गी पर काम किया। सेनेडेस्मस और क्लोरेला को मेल्विन कैल्विन ने प्रोवाइड किया सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या जो है ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मेल्विन कैल्विन ने जो क्लोरेला को दिया उसको कर दिया रेडियो एक्टिव। सो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन उन्होंने C12 की जगह पर रेडियो एक्टिव C14 कर दिया। तो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरेला के सेल में इंट्रोड्यूस किया और ये रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड कहां कैसे कौन से बायोमोलिक्यूल में कौन से कंपाउंड के थ्रू फाइनली जो है फिक्स हो गया ग्लूकोज में, इस पाथवे को फाइंड आउट किया। दो इन्होंने मेथड यूज किए थे, एक था ऑटो रेडियोग्राफी और दूसरा था क्रोमैटोग्राफी। इन दोनों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। ऑटो रेडियोग्राफी एंड क्रोमैटोग्राफी दो जो है प्रोसेस के थ्रू, दो मेथड के थ्रू रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड जो क्लोरेला को प्रोवाइड किया गया, वो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरेला के सेल में कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड के थ्रू पास होके फाइनली कन्वर्ट हुआ, फिक्स हुआ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, पता किया। मेल्विन कैल्विन का ऑब्जर्वेशन ये था कि जो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने क्लोरेला को दिया वो सबसे पहले उनको मिला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA में वो कार्बन डाइऑक्साइड का उन्होंने ऑटो रेडियोग्राफी किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले उनको मिला एक स्टेबल प्रोडक्ट में, उस स्टेबल प्रोडक्ट का नाम था PGA, जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो इन्होंने अब 3 कार्बन के कंपाउंड PGA में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया एंड देन उन्होंने फर्दर जो है स्टोरी को आगे जाने दिया। फाइनली ग्लूकोज में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस देखा। एज द प्रोवाइडेड रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड get converted into first stable product of 3 carbon compound, that is 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसलिए इस मेथड के थ्रू, कौन से मेथड के थ्रू? उस मेथड के थ्रू जिस मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड का पहला फिक्सेशन हुआ PGA में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इस पाथवे को, इस साइकिल को मेल्विन कैल्विन ने C3 साइकिल नाम दिया। बात और आगे हम बढ़ाएंगे। स्टोरी यहीं पर नहीं रुकी। क्या सभी प्लांट में, क्या ऑल द प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले फिक्स होगा 3PGA में, या और भी अलग अलग कंपाउंड में फिक्स होंगे? तो ऐसे में एक और पाथवे का जो है डिस्कवरी हुआ जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले फिक्स होता है 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA में।
वहां से उन्होंने स्टोरी जो है वहां से स्टोरी आया कि एक और पाथवे होता है C4 पाथवे। C3 और C4 पाथवे का इंटरमीडिएट एक तीसरा पाथवे होता है कैम पाथवे, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, CAM, कैम पाथवे। तो हम डार्क रिएक्शन में 3 साइकिल या 3 पाथवे के थ्रू अलग अलग प्लांट्स में कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज समझेंगे। विल नीड योर अटेंशन। C3 पाथवे यूनिवर्सल पाथवे है। लाइन पे ध्यान दीजिएगा। C3 पाथवे के थ्रू क्या है? C3 पाथवे बताएंगे। C3 पाथवे या C3 साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन या एसिमिलेशन ग्लूकोज में, ये यूनिवर्सल साइकिल, यूनिवर्सल पाथवे है। हर एक टाइप के प्लांट में ये होगा ही होगा, इंक्लूडिंग C3 पाथवे, इंक्लूडिंग C3 पाथवे। फ्यू प्लांट्स दे शो एडिशनल प्रोसेस या एडिशनल पाथवे, जिसको हम C4 पाथवे बोलते हैं, ठीक है। और कैम पाथवे बेसिकली डेजर्ट प्लांट में, जीरोफाइट्स प्लांट में आएगा, बताएंगे हम। सो ऑल द प्लांट्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट फिक्सेशन होगा 3PGA में, उन सारे प्लांट्स को हम बोलेंगे कि C3 साइकिल या C3 प्लांट या C3 पाथवे वाले प्लांट है या परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑल द प्लांट्स जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहला फिक्सेशन होगा 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, इन सारे प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स बोलेंगे। ऐसे पाथवे को, ऐसे साइकिल को जहां पर पहला स्टेबल प्रोडक्ट, पहला फिक्स्ड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लेके 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलेगा, वो हुआ C4 पाथवे या C4 साइकिल। बात आगे ले चलते हैं, ठीक है। ये इरेज कर रहा हूं, ले चलते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क फेज को आगे मैंने यहां पर रखा। इन 1955 मेल्विन कैल्विन, Benson and co-workers used chlorella and Senedesmus ब्रैकेट में these are green algae। बात याद रखिएगा, ग्रीन एल्गी दे आर इक्विवेलेंट टू हायर प्लांट्स। ग्रीन एल्गी हायर प्लांट्स के एंसेस्टर भी माने जाते हैं। ग्रीन एल्गी में जितने भी कैरेक्टर होते हैं हायर प्लांट्स के सिमिलर होते हैं। ये बात हमने प्लांट किंगडम में भी आपको बताया था। सो मेल्विन कैल्विन एंड बेंसन दे यूज्ड क्लोरेला एंड सेनेडेस्मस टू फाइंड आउट pathway of carbon dioxide assimilation या कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन इनटू ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, नीड योर अटेंशन। बेसिकली मेल्विन कैल्विन का ही नाम आता है, बेंसन भी है। वेल यहां पर दे प्रोवाइडेड रेडियोएक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन C14 टाइप का था, ठीक है। रेडियोएक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड टू क्लोरेला एंड with the help of chromatography and autoradiography they with the help of chromatography and autoradiography found the pathway of कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। ठीक है, इन्होंने जो है क्लोरेला को रेडियोएक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया
थोड़े टाइम के बाद जो है एक रेगुलर इंटरवल में, एक रेगुलर टाइम इंटरवल में नियर बॉइलिंग मिथेनॉल, नियर बॉइलिंग मिथेनॉल का यूज करके क्लोरेला को टपका देते थे। कार्बन डाइऑक्साइड दिया, थोड़े टाइम के बाद क्लोरेला को नियर बॉइलिंग मिथेनॉल का यूज करके मार दिया। फिर जो है कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है क्लोरेला में, उसको जो है क्रोमेटोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू फाइंड आउट कर लिया। फिर से क्लोरेला को कार्बन डाइऑक्साइड दिया, थोड़े टाइम के बाद, फिर थोड़े टाइम के बाद, ऐसे जो है रेगुलर टाइम इंटरवल में इन्होंने बाय यूजिंग नियर बॉइलिंग मिथेनॉल क्लोरेला को किल करके where the provided radioactive carbon dioxide present in the cell of chlorella in which compound ऑटो रेडियोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी से पता करते गए। और सुनिएगा, they found that in chlorella radioactive carbon dioxide firstly fixed in a stable compound called 3PGA, 3-phosphoglyceric acid। इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फेट, तीन तरीके से इसको मैं नाम दे सकता हूं। 3PGA को एक नाम, पूरा नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हैं, या इस कंपाउंड को ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फेट भी नाम देते हैं। बात समझा? This 3PGA is 3-कार्बन कंपाउंड, ठीक है। thus they gave या they introduced C3 pathway या C3 cycle of कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन इनटू ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का कंपाउंड है 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। स्टोरी को आगे बढ़ने दिया, जब तक ग्लूकोज उनको नहीं मिला, रेगुलर टाइम इंटरवल पर वो जो है क्लोरेला को किल करके क्रोमेटोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी से रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस कौन से कंपाउंड में पता कर रहे थे वो, ठीक है। और क्लोरेला में कार्बन डाइऑक्साइड जिस पाथवे के थ्रू फाइनली उनको मिला ग्लूकोज में, उस साइकिल या उस पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड का पहला फिक्सेशन 3 कार्बन कंपाउंड में हुआ था। 3PGA में उनको जो है रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ मिला, इसलिए क्लोरेला में कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन या एसिमिलेशन इनटू ग्लूकोज के साइकिल को उन्होंने C3 साइकिल नाम दिया। अब कैल्विन और बेंसन ने क्लोरेला में C3 साइकिल डिस्कवर किया, फेमस होना तो बनता है ना, इसलिए हम C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल या कैल्विन बेंसन साइकिल भी नाम देते हैं। बात इरेज करके आगे ले चल रहा हूं। देखिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला, C3 साइकिल also called Calvin-Benson cycle। एक्सपेरिमेंट चालू चल ही रहा था, एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू था। किस बात को लेकर एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू था? क्या हर एक प्लांट में C3 साइकिल ही एक इकलौता साइकिल है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस या एसिमिलेट होता है ग्लूकोज में? तो पता चला कि, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर थोड़ा सुनिएगा, जो है देयर इज, ऐसा मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, देयर इज
one more cycle of CO2 fixation। ये लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। C3 साइकिल को मैं CO2 फिक्सेशन, CO2 रिडक्शन, CO2 एसिमिलेशन तीनों नाम दूंगा, लेकिन अब जो मैं साइकिल आगे आपको बोलने जा रहा हूं वो केवल और केवल CO2 फिक्सेशन वाला साइकिल है। CO2 रिडक्शन या एसिमिलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये साइकिल, बात हम बताएंगे। देयर इज वन मोर साइकिल ऑफ CO2 फिक्सेशन found in which the first stable product is 4 carbon compound that is OAA, oxaloacetic acid, OAA, oxaloacetic acid, oxaloacetate भी नाम दे सकते हैं। This pathway termed as C4 pathway या C4 साइकिल। बात हम मेंशन करेंगे। हैच और स्लैग साइंटिस्ट के नाम पर ये पाथवे जाएगा, जब इसकी डिटेलिंग करेंगे तो वहां पर समझाएंगे, ठीक है। वेल यहां पर नीड योर अटेंशन। C3 pathway is universal pathway C3 pathway is universal pathway of reduction या assimilation of CO2 into glucose। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। including C3 pathway, some plants have additional process या पाथवे बोलते हैं। सम प्लांट हैव एडिशनल प्रोसेस या एडिशनल रिएक्शन या एडिशनल पाथवे ऑन द नेम ऑफ या ठीक है कॉल्ड C4 पाथवे, ठीक है। हर वो प्लांट जिन प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, हर उन प्लांट को C3 प्लांट बोलेंगे। हर वो प्लांट जिन प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होगा, उन प्लांट्स को हम नाम देंगे C4 प्लांट, ठीक है। बात आगे और भी बहुत सारी बातें डिस्क्लोज होने वाली हैं, ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। all those plants in which first stable product is 3 carbon compound that is phosphoglyceric acid called C3 plants। बात समझिएगा। all those plants in which first stable product after CO2 fixation is 4 carbon compound that is oxaloacetic acid called
C4 plants need your attention here need your attention। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर C3 plants have only C3 pathway या C3 cycle। C3 plants have only C3 pathway या C3 cycle for carbon dioxide fixation and reduction। carbon dioxide fixation and reduction need your attention। C4 plants have C4 pathway या C4 cycle for carbon dioxide fixation including C3 pathway या C3 cycle। बात यहीं पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। C4 साइकिल या C4 पाथवे के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड केवल और केवल फिक्स होगा, रिड्यूस नहीं होगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज बनाने का इकलौता साइकिल है C3 साइकिल। कुछ प्लांट C3 साइकिल के पहले एक और पाथवे परफॉर्म करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है उन प्लांट्स को, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, हम आगे बताएंगे। ठीक है। सो C3 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन और रिडक्शन के लिए केवल और केवल C3 साइकिल काम कर रहा है। C4 प्लांट में जो है C3 साइकिल या C3 पाथवे के पहले एक और साइकिल, एक और पाथवे होता है। C4 पाथवे इंपॉर्टेंट है। क्यों C4 प्लांट्स को C3, जब C3 प्लांट C3 साइकिल के थ्रू CO2 का फिक्सेशन और रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कर रहे हैं, कर सकते हैं, और C4 प्लांट में भी C3 पाथवे या C3 साइकिल होता है, तो C3 प्लांट को क्या जरूरत है, एक एडिशनल पाथवे के साथ C3 पाथवे कंप्लीट करने की। हम बताएंगे, थोड़ा सुनिएगा, बात आगे लिया यहां पर। डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म an intermediate pathway या cycle called CAM cycle या CAM pathway, that is crassulacean acid metabolism। crassulacean acid metabolism cycle इंटरमीडिएट है। इसमें C3 और C4 प्लांट्स के बीच का ये कैम साइकिल समझेंगे हम। ठीक है। कैम जो है प्लांट्स कॉल्ड कैम प्लांट्स मेंशन कर देते हैं। प्लांट्स कौन से प्लांट, डेजर्ट वाले प्लांट, बताएंगे हम आगे। प्लांट्स कॉल्ड कैम प्लांट्स। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं। बात चली आगे बढ़ी कहां से, वेयर आर एटीपी एंड NADPH2 यूज। तो आंसर मिला डार्क फेज में यूज होगा, आंसर मिला लाइट इंडिपेंडेंट फेज में यूज होगा, आंसर मिला डार्क रिएक्शन में यूज होगा, आंसर मिला बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज होगा, आंसर मिला ब्लैकमैन रिएक्शन में यूज होगा। इसको हम कार्बन रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन भी नाम देते हैं। क्या ऑल द प्लांट एक ही, अच्छा ये डार्क रिएक्शन या जो है कार्बन रिएक्शन या डार्क फेज या ब्लैकमैन रिएक्शन है क्या, फिक्सेशन एंड रिडक्शन या बेटर टू से सिंपली रिडक्शन या एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज होगा, कहां होगा बताओ, होगा कहां होगा, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। मैं बहुत पहले ही बता चुका हूं, जो है एंजाइम, प्योरली एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं डार्क फेज में। बात आगे ले गया मैं, तो डिस्क्लोज होता गया, स्टोरी पॉइंट कनेक्ट होते गए कि डार्क फेज में, डार्क रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे ग्लूकोज में C3 साइकिल के थ्रू,
C4 साइकिल के थ्रू या कैम साइकिल के थ्रू। C3 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद पीजीए बनेगा, और हर वो प्लांट जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का पीजीए होगा वो C3 प्लांट हो गए। C3 प्लांट केवल और केवल C3 साइकिल ही यूज करेंगे। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो C3 साइकिल के अलावा उसके पहले कुछ और प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जहां पर CO2 का केवल और केवल फिक्सेशन होता है 4 कार्बन के कंपाउंड में। C4 साइकिल इस साइकिल को बोलते हैं। जिन प्लांट में C4 कंपाउंड पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना उन प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोलते हैं। C4 प्लांट में C3 साइकिल भी होता है। ठीक है, कैम प्लांट डेजर्ट वाले प्लांट हो गए। तो चाहे C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो, तीनों में C3 साइकिल कॉमन है, मेन साइकिल है, यूनिवर्सल साइकिल है। कनेक्ट करेंगे सारी स्टोरी को, इरेज करके बात आगे जा रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट लिखते चलूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डार्क फेज पहले मेंशन कर चुका हूं, थोड़ा एक बार और मेंशन कर देते हैं। डार्क फेज, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड जो है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, डार्क रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज या बायोसिंथेटिक रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन। ब्लैकमैन साइंटिस्ट का नाम है, ब्लैकमैन MANN, ब्लैकमैन रिएक्शन। ठीक है, इट इज प्योरली एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन, मल्टी स्टेप, इट इज मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन occurs in स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बट लैंग्वेज क्लोरोप्लास्ट का होगा, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहीं पर यूज होने वाला है ATP और NADPH2। ठीक है, 3 अलग अलग मेथड के थ्रू ATP और NADPH2 हेल्प करेंगे CO2 का रिडक्शन या एसिमिलेशन, जो डार्क फेज का मेन पर्पज जो है ग्लूकोज में। बात आगे ले चल रहा हूं। ठीक है, सो एक बार मेंशन कर दे रहा हूं, 3 मेथड्स ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है, डार्क रिएक्शन से कंफ्यूजियाना मत कि डार्क में होगा नहीं, ये साइमल्टेनियसली चलते रहता है। अच्छा, एक और पॉइंट मेंशन कर देते हैं, करूंगा मैं। वेल, यहां पर 3 मेथड्स में एक है C3 साइकिल, दूसरा है C4 साइकिल और तीसरा है कैम साइकिल। पहले भी मेंशन कर चुका हूं था, एक बार और जो है। ठीक है, अब यही 3 साइकिल के थ्रू हम CO2 का फिक्सेशन, रिडक्शन या एसिमिलेशन पता करेंगे। ठीक है, ये इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैं बात आगे बढ़ाऊं, नीड योर अटेंशन। डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, ये कैसे प्रूफ करोगे? सीधी सी बात है, जब तक लाइट में प्लांट्स को रखेंगे तब तक CO2 फिक्सेशन रिडक्शन होता रहेगा, और जैसे ही जो है प्लांट को लाइट से हटा के डार्क में रख देंगे CO2 का रिडक्शन बंद हो जाएगा। प्लांट को डार्क में रखेंगे इसका मतलब अब डार्क रिएक्शन हो रहा है नहीं। ठीक है, डार्क रिएक्शन डे नाइट चलता रहता है, बेसिकली पैरेलल टू द लाइट रिएक्शन चलता रहता है, नॉट नेसेसरी डे नाइट बोलो, बेसिकली डार्क रिएक्शन डे में ही चलेगा। हम आगे जो है जस्टिफाई करेंगे, यहां पर मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। डार्क रिएक्शन occurs ड्यूरिंग डे टाइम। अब डार्क रिएक्शन डे टाइम में चल रहा है तो डार्क नाम क्यों दिया, अब देख दिया साइंटिस्ट ने, डजंट मैटर। ड्यूरिंग डे टाइम
पैरेलल टू द लाइट रिएक्शन and is depend on products of light reaction। थोड़ा सुनिएगा, ऐसा कैसे पता चला? ये लाइन में जो मैंने लिखा कि डार्क रिएक्शन डे टाइम में पैरेलल टू द लाइट रिएक्शन चलता रहेगा और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड है, इसलिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला। कैसे पता चला? थोड़ा सुनिएगा। when plant is placed in dark, तो सुनिएगा, dark reaction continues for some time and then stop, रुक गया। थोड़ा सुनिएगा। and when plant again placed back in light, dark reaction started again। जब तक प्लांट लाइट में है तब तक डार्क रिएक्शन हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। प्लांट को मैंने डार्क में रखा, थोड़े टाइम तक कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट मींस डार्क रिएक्शन चल रहा था। थोड़े टाइम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन या एसिमिलेशन ग्लूकोज में होना बंद हो गया। वापस से जब मैंने प्लांट को रखा इन द लाइट, तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन या एसिमिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होने लगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज नथिंग बट डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड है। कैसे पता चला? जैसे मैं प्लांट को डार्क में रख दे रहा हूं, डार्क रिएक्शन बंद हो जा रहा है, वापस जो प्लांट को लाइट में रख रहा हूं, डार्क रिएक्शन चालू हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ? जब मैंने प्लांट को डार्क में रखा तब लाइट रिएक्शन लाइट के अनअवेलेबिलिटी में नहीं होगा। बात क्लियर है? जब मैंने प्लांट को डार्क में रखा तो प्लांट के लीफ को इंसिडेंट लाइट नहीं मिलेगा, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन या जो है केमियोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH2 बनता है वो नहीं बनेगा। और जब एटीपी और NADPH2 नहीं बनेगा तो जो पहले से कलेक्टेड एटीपी और NADPH2 जब तक क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल है तब तक ही प्लांट डार्क रिएक्शन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कर पाएगा। और जैसे ही प्रीवियसली स्टोर्ड एटीपी और NADPH2 खत्म हो गया तब डार्क रिएक्शन नहीं कर पाएगा प्लांट। वापस मैंने डार्क से प्लांट को लाया लाइट में, तो फिर से लाइट रिएक्शन चालू हो गया, फिर से नए मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और NADPH2 बनने चालू हो गए, और फिर से हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस या एसिमिलेट होने लगा ग्लूकोज में, मतलब डार्क रिएक्शन। तो डिपेंडेंसी हम प्रूव कर सकते हैं ना। बात क्लियर है? सो ये रहा पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा जो है फाउंडेशन डार्क फेज से रिलेटेड एवरीथिंग हो गया। अब 1 by 1 डार्क रिएक्शन में 3 अलग टाइप के पाथवे या साइकिल हैं, स्टार्ट कर रहा हूं ये इरेज करके।